हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोगों की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ सेट नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं, जो एडिटोरिया के द्वारा जो प्रकाशित हुआ है बिहार प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 से 5 के लिए, कक्षा 1 से 5 के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और साथ साथ यही बोलना चाहते जो भी फ्रेंड इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, सिंधु घाटी की सभ्यता किस स्थल से विशाल स्नानगार के अवशेष मिले, ये आपको बताना है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो है कहाँ, तो याद रखिए पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये पड़ता है, याद रखिए दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2। इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की। इंडिका नामक जो ग्रंथ है इसकी रचना किसने की, तो याद है इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मेगास्थनीक ने इसकी रचना की। अब रहा सवाल किसमें किसका वर्णन किया गया, तो याद रखिएगा इस ग्रंथ में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया इंडिका में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, भारत और 10 राजाओं के बीच दशरथ युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था, यह आपसे पूछा जाता है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका सी होगा, पुरुषनी। याद रखिएगा पुरुषनी नदी पर हुआ था, याद रखिए पुरुषनी नदी पर हुआ था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4। कहता 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपसे पूछा गया। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ था, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में। ये शाक्त क्षेत्रीय कुल के थे, याद रखिए शाक्त क्षेत्रीय कुल के थे, वहीं इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व। अब रहा सवाल कि कपिल वस्तु किस देश में पड़ता है, तो याद रखिए नेपाल के तराई में पड़ता है, नेपाल के तराई में पड़ता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है, विक्रम संवत का आरंभ माना जाता था। विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है, याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 57 ईस्वी पूर्व। याद रखिए 57 ईस्वी पूर्व। अगर यही पूछता शक संवत अगर पूछता तो याद रखिए 78 ईस्वी। याद रखिए 78 ईस्वी याद रखिए। ठीक है दोस्त, शक संवत के लिए। ठीक है, आप विक्रम संवत के लिए क्या होता है 57 ईस्वी पूर्व, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, गुप्त शासकों की शासकीय भाषा क्या थी। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, संस्कृत था इसका शासकीय भाषा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ साथ ये भी याद रखिए गुप्त शासकों, गुप्त वंश में, गुप्त वंश को यानी मतलब इस वंश को भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो सबसे कभी कभी क्वेश्चन ये आता है किस राजवंश में, तो राजवंश पूछेगा तो राष्ट्रकूट हो जाएगा, और यहाँ पूछा है किस शासक के द्वारा, तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा का जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है का निर्माण करवाया था। और ये कहाँ है, तो याद रखिएगा ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, महमूद गजनवी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो याद रखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो 17 बार वह आक्रमण किया था। वह स्टार्ट कब से किया था, तो 1009 से 1027 तक। ठीक दोस्त, इतने सालों तक वो क्या किया, आक्रमण करता रहा। इसी बीच में उन्होंने 17 बार भारत पर क्या किया, आक्रमण किया था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, याद रखिए इल्तुतमिश को माना जाता है। किसको माना जाता है, इल्तुतमिश का। इसका शासनकाल कब से कब था, तो याद रखिए 1210 से 1236। याद रखिए 1236 तक। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया है, यह आपसे पूछा जा रहा था। याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा आपका खिलजी वंश। खिलजी वंश जो था सबसे कम शासन किया था, तो कितने वर्ष से किया था ये 30 वर्ष तक ये शासन किया, 30 वर्ष तक शासन किया। अब ये तो हो गया कम वाला। अगर आपसे पूछा कि सबसे ज़्यादा कौन राजवंश शासन किया था, तो याद रखिए वो हो जाएगा तुगलक वंश। ठीक है, तो तुगलक वंश कितने वर्ष तक शासन किया था, तो याद रखिए 94 वर्ष तक शासन किया था। तो ये दो फैक्ट याद रखिएगा, सबसे कम और सबसे ज़्यादा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है, अकबर के समय में संपूर्ण साम्राज्य कितने सूबे में विभक्त, यानी कितने सूबे में ये बटा हुआ था। याद रखिए 15 सूबे में ये बटा हुआ था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा है इसमें कौन सुमेलित नहीं है।
तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी है फ्रांसीसी। ये आपका सुमेलित है। फ्रांसीसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में पहला कारखाना ये सूरत में स्थापित हुआ था। कहाँ? कालीकट में नहीं होता है, सूरत में हुआ था। याद रखिएगा, सूरत में हुआ था। ठीक है दोस्त, ये आपका गलत है, लेकिन आपसे पूछा कौन सुमेलित नहीं था, डी आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 कहता है भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जॉन मेंडेल हॉल। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है? लंपट मूर्ख किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जहांदार शाह को क्या कहता है? लंपट मूर्ख कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिए। वहीं अगर हम मुअज्जम की बात करें तो मुअज्जम को साहिब बेखबर कहा जाता है। अगर हम फर्रुखसियार की बात करें तो इसको कहता है घृणित कायर कहा जाता है। अगर मोहम्मद शाह की बात करें तो इनको रंगीला कहा जाता है, इनको रंगीला कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब फैक्ट आपको याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 कहता है बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, मुबारक उद दौला जो था ये बंगाल का अंतिम नवाब था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो याद रखिए इसके राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वी.डी. सावरकर ने की थी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 17 कहता है वेद समाज की स्थापना किसने की थी? वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी होगा, श्री धरलू नायडू। याद रखिए श्री धरलू नायडू ने वेद समाज की स्थापना की थी। और ये कब की थी? तो याद रखिएगा 1864 में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है पाइक विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? पाइक विद्रोह जो हुआ था किसके नेतृत्व में हुआ था? तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बख्शिश जंग बंधु के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 19 कहता है यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं? आपसे पूछा जा रहा है इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सभी आपके सुमेलित हैं। यहाँ पर सभी आपके क्या है? ये सुमेलित है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और मुंबई की स्थापना किस वर्ष किस घोषणा पत्र की तहत हुई थी? तो ये बताना। याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1854 वुड डिस्पैच घोषणा में। याद रखिए दोस्त क्या नाम है? 1854 के वुड डिस्पैच घोषणा में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग को कहा जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 22 कहता है निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे बाद में घटी? ये 4 जो घटना हुआ है सबसे बाद में पूछा जा रहा है, सबसे बाद में कौन घटा है? तो सबसे पहले आपको सबको याद है कि सिंध को अंग्रेज साम्राज्य में मिलाना ये कब हुआ था? तो याद रखिए 1843 में हुआ था। प्रथम एंग्लो सिख की अगर हम बात करते हैं तो ये हुआ था 1845 से 46 तक चला था। उसके बाद तृतीय एंग्लो वर्मा युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो ये हुआ था 1885 से 1886। अगर हम विधवा पूर्ण विवाह की बात करते हैं तो ये हुआ था 1856। तो अब देखा जाए इसमें सबसे बाद में कौन हुआ? तो देखिए 85 वाला और 86 यहाँ लिखा हुआ है ना। 85 86 जो है ये सबसे बाद में हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपको कौन होगा? तो सी हो जाएगा। याद रखिएगा सी द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका सभी थे। ए भी है यानी M.G. रनाडे, G.V. जोशी, S.H. चिपलूनकर, ये सब थे। यानी उपयुक्त में से आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 24 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जॉर्ज यूल। याद रखिए जॉर्ज यूल। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो और ये प्रभावी कब रहा? तो याद रखिए ये प्रभावी रहा 16 अक्टूबर 1905 को यह विभाजन प्रभावी हो गया था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे
26 कहता है लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मदन लाल धिंगरा ने। मदन लाल धिंगरा ने की थी। यार कब की थी तो याद रखिएगा 1909 ईस्वी में, या 1909 ईस्वी में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सी आर दास ने। याद रखिएगा सी आर दास ने। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 28 कहता है गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने की थी? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कितना था? तो 5 था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 की तरफ आते हैं। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो याद रखिए इसके राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है। याद रखिए चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 कहता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान निम्न में से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली। ठीक है दोस्त, चलिए उपयुक्त में से सभी, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1931 ईस्वी में हुआ था। याद रखिए दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 33 कहता है निम्न में से किस ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है? ये आपसे पूछा है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, मंगल ग्रह को। ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी इसको बोला जाता है, याद रखिएगा। इसके 2 उपग्रह हैं, एक होता है फोबोस और दूसरा होता है डिमोस। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन में यहाँ पे 34 कहता है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्र में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका बी होगा, जीरोफाइट। याद रखिएगा जीरोफाइट कहते हैं। ठीक है दोस्त, अगर अब यहाँ पर लिखा हुआ ट्रोपोफाइट क्या होता है? तो याद रखिए उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति को क्या कहते हैं? ट्रोपोफाइट कहते हैं। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ हेलोफाइट क्या होता है? तो नमकीन क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति को क्या बोलते हैं? तो हेलोफाइट कहते हैं। याद रखिएगा हेलोफाइट कहते हैं। और लिथोफाइट किसको बोलते हैं? कड़ी चट्टानों पर उगने वाले वनस्पति को लिथोफाइट कहते हैं। लेकिन आपसे पूछा क्या है कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्र में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा, आपका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाए, केचुआ से संबंधित, यानी केचुआ पालन से संबंधित है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कहता है टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाए, भागीरथी और भिलंगना नदी पर। याद रखिए दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन यहाँ पे 37 कहता है भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? आपसे ये पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित है? तो याद रखिए यहाँ उपयुक्त डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से सभी सुमेलित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून है। शुष्क वन अनुसंधान कहाँ? तो जोधपुर में है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ? तो शिमला में। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 2005 में पारित किया गया था। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी गुजरात में स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 कहता है BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मीराबाई चानू। और इन्होंने इस खिताब को लगातार 2 बार प्राप्त किया है, मीराबाई चानू। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे
42 कहता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, भोपाल में। या भोपाल क्या मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 कहता है हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले? तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जानी जम्मू कश्मीर में मिला। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 कहता है बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपये की खर्च का लक्ष्य रखा है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 45.03 लाख करोड़। ठीक है, ऑप्शन आपका ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 45 की बात करते हैं। हाल ही में हुए राज्यपाल की नीतियों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ल हैं। अगर वही फागुन चौहान की बात करें तो ये मेघालय के राज्यपाल हैं। अगर वही हम बात करते हैं राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर को तो ये बिहार के मुख्यमंत्री ये राज्यपाल हैं। और उसी तरह से अगर हम बात करें सीपी राधाकृष्णन को तो ये झारखंड के राज्यपाल हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है द ब्लू बुक और राइटर्स जनरल बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिए इसके राइट आंसर आपका ए हो जाएगा अमिताभ कुमार। याद रखिएगा अमिताभ कुमार के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है फरवरी 2023 में 12वां विश्व में हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, फिजी में हुआ है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 48 कहता है किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे? तो याद रखिए कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो याद रखिए मिस्र के हैं। अब मिस्र जो किस महादेश में पड़ता है? तो याद रखिए ये अफ्रीका महादेश में पड़ता है। याद रखिए अफ्रीका महादेश में पड़ता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 49 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 40वां स्थान। याद रखिए 40वां स्थान है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा भारत बायोटेक ने। याद रखिए भारत बायोटेक ने। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 51 कहता है कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो पाता। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 कहता है ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उन रोगों को कहा जाता है? याद है उसका राइट आंसर आपका सी होगा चिरकालीन रोग कहा जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर यहाँ 53 कहता है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? ये आपसे पूछा जाता है। याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका सी होगा हरित लवक। याद रखिएगा हरित लवक इसको या क्लोरोफिन वलक भी कहा जाता है, क्लोरोफिन वर्णक। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 निम्नलिखित में समानतः किसका उपयोग पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है दोस्त, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 कहता है फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? ये आपसे पूछा है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा ऊपर से नीचे की तरफ। याद है ऊपर से नीचे दोनों ओर होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 56 पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं तो किसमें संचित रहते हैं? तो याद रखिए उपयुक्त में से सभी, यानी सभी में क्या होते हैं संचित रहते हैं, यानी ऑप्शन आपका डी द करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है बीज रहित पौधों के उत्पन्न में सहायक होते हैं तो कौन उत्पन्न में सहायक होता है? तो याद है कि इसका राइट आंसर आपका डी होगा ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स दोनों होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ 58 कहता है निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? वास्तविक की बात कर रहा है तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका अवतल दर्पण द्वारा क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, साथ साथ काल्पनिक भी बनता है, लेकिन यह वास्तविक की बात किया जा रहा है तो बाकी समतल द्वारा काल्पनिक बनता है, उत्तल दर्पण द्वारा भी काल्पनिक बनता है, लेकिन वास्तविक सिर्फ किसके द्वारा बनता है? तो अवतल दर्पण के द्वारा बनता है। क्वेश्चन नंबर 59 का था सामान्यतः की अधिकतम दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा अनंत हो जाएगा। देखिए अधिकतम दूरी कह रहा है, जब न्यूनतम पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर। याद रखिएगा जब न्यूनतम की बात करें 25 सेंटीमीटर
और यहाँ अधिकतम की बात करें तो अधिकतम कहाँ तक देख सकते हैं, तो अनंत तक देख सकते हैं, यानी 25 सेंटीमीटर से अनंत की दूरी को स्पष्ट देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं तो क्या कहते हैं, तो याद है इसका राइट आंसर आपका ये होगा, उसको जनरेटर यानी जनित्र कहा जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 कहता है विस्थापन की दर, यानी विस्थापन की दर को क्या कहा जाता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी उसको क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। लेकिन अगर यहीं पे पूछता कि वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, यानी वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, इसको त्वरण कहते हैं। लेकिन यहाँ विस्थापन में परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं, तो याद रखिए वेग कहते हैं। और वेग क्या होता है, सदिश राशि होता है। उसी तरह से त्वरण भी क्या होता है, आपका सदिश राशि होता है। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 62 कहता है दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है तो उनके बीच की दूरी आपको बताने क्या होती है। याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जो फोर्स होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ये होता है। याद रखिएगा उनके बीच की दूरी ये होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 कहता है निम्नांकित में लवण का उदाहरण, इसमें कौन लवण का उदाहरण, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 कहता है मैग्नीशियम आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना। मैग्नीशियम आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लॉस कर दिया। सिर्फ अगर मैग्नीशियम पूछता तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता, 12 होता है। लेकिन मैग्नीशियम आयन की बात कर रहा था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, मतलब बचा कितने, यहाँ पर 10 बचा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 65 कहता है द्विबंधन बंधन वाले रासायनिक बंधन से बंधे परमाणुओं के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी 4 इलेक्ट्रॉन का क्या होता है दोस्त, साझा होता है। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव पूछा जा रहा है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सभी हो जाएगा। ब्यूटेन भी होता है, एथेन भी होता है, प्रोपेन भी होता है। इस तीनों का तीनों जो है एल्केन ग्रुप में आते हैं। किस ग्रुप में आते हैं, एल्केन ग्रुप का। जब एल्केन ग्रुप की बात है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस क्या होता है, 2 होता है। याद रखिएगा, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 67 कहता है एक सहसंयोजी यौगिक का नाम बताएं जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, वाटर, यानी H2O। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 68 कहता है एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिक में निम्नलिखित में कौन सा क्रियाशील समूह होता है। एल्डिहाइड की बात किया जाए तो याद रखिएगा सिंगल बॉन्ड CHO होता है। तो अब देखा जाए ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अब ये किसका होता है, तो एल्कोहल का होता है, ये एसिड का होता है। ठीक है, याद रखिए एसिड का होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये एमिनो का होता है, एमिनो समूह के यौगिक का क्रियाशील समूह होता है। ठीक है दोस्त, इस तरह से आप लोग को याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है हमारे संविधान में नीति निदेशक सिद्धांत है, तो क्या है, तो याद रखिए यह एक तरह का अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। याद रखिए अदालतों द्वारा यह अपरिवर्तनीय है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्रीय शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य को भी शामिल किया गया, तो बताना आपको किस अनुच्छेद के तहत, किस संशोधन के तहत। याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 70वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है दोस्त, चलिए अभी कब हुआ था, तो 1992 में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72 कहता है केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मंत्रिमंडल का सचिव। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73 कहता है कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कानून और व्यवस्था, कानून और व्यवस्था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ आते हैं विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका बी हो जाए, तीसरी अनुसूची में। याद रखिए तीसरी अनुसूची में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 75 कहता है राष्ट्रीय स्मारकों स्थानों तथा वस्तु का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अनुच्छेद 49 में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 76 कहता है
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो याद रखिए इसके राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अनुच्छेद 335। याद रखिए अनुच्छेद 335। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है, तो किसका? तो याद रखिएगा इसके राइट आंसर आपका सी हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था का। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 78 कहता है निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्रथम द्वितीय ने सीधा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत पूछा है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा वस्तुओं का परिवहन। याद रखिए वस्तु का परिवहन। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान राज्यों में शहरीकरण का स्तर क्या है? ये पूछा जा रहा है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 16.2%। ठीक है दोस्त, 16.2%। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 80 कहता है केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तर्षि नाम दिया गया है वे शामिल हैं, तो बताना इसमें से कौन? तो याद उपयुक्त में से सभी शामिल हैं, यानी ऑप्शन आपका डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 81 कहता है बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतायित्व दृष्टि से अपेक्षाकृत क्या है? पुराना। ये आपसे पूछा गया, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा खड़गपुर पहाड़ी। याद रखिए खड़गपुर पहाड़ियाँ। ठीक है दोस्त, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 82 कहता है निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में? ये आपसे पूछा है, तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा रामेश्वरम। याद रखिएगा रामेश्वरम। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83 कहता है भारत की सबसे लंबी नदी आपसे पूछा गया, तो याद रखिए इसका राइट आंसर कितना है? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इसकी पूछा है गंगा नदी की अगर लंबाई की बात बोला जाती है 2525 किलोमीटर है। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 कहता है रेगूर में किसका नाम है? रेगूर यानी काली मिट्टी का नाम है। याद रखिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट हो जाएगा। और काली मिट्टी में क्या होता है? कॉटन यानी कपास की खेती सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 कहता है एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं के समूह यानी कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो यानी तारा को समूह को पूछा जा रहा है, क्या कहलाता है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका भी हो, उसे नक्षत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे नक्षत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 कहता है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 87 कहता है यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थान के बीच का समय का अंतर पूछा जा रहा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है, तो 90 डिग्री में कितना का अंतर होगा? तो गुना कर दें तो कितना होगा? 360 मिनट का अंतर होगा। इसको जब 60 से डिवाइड करें घंटा में करने के लिए तो कितना आएगा? 6 घंटा। मतलब उन दोनों के बीच के समय का अंतर 1 घंटा का होगा, तो 6 घंटा का, यानी आंसर आपका बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 88 कहता है निम्नलिखित समुद्री धाराओं में कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? ये आपसे पूछा जाता है। याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा वेंगुएला धारा। ये जो है हिंद महासागर की धारा नहीं बल्कि वेंगुएला धारा एक ठंडी धारा है जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर के पूर्व और अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम के किनारे क्या होती है? प्रवाहित होती है। ठीक दोस्त, क्वेश्चन नंबर 89 कहता है इनमें कौन सा झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक का हिस्सा नहीं है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा बियर झील। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 कहता है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बताना कौन सा? तो याद है इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। ठीक है, तो यानी ऑप्शन डी इज द आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 कहता है पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, तो किसकी वृद्धि होती है? तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 92 कहता है कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू होता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा कीटो प्रोटोकॉल से शुरू होता है। याद रखिए कीटो प्रोटोकॉल से शुरू होता है। ठीक है दोस्त, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 93
ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ये 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन परत संरक्षण दिवस। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 का था, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखिए शैक्षणिक तथा शोधकर्ता इसमें भी दिया जाता है, वन्य और वन्य जीव अधिकारियों को भी दिया जाता है, वन्य जीव संरक्षण को भी दिया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 95 का था, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है तो कहाँ स्थित है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 96 का था, निम्न में से किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी महात्मा गांधी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 97 कहता है, बिहार में विधानसभा के सीटों की कुल संख्या कितना? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 243। याद रखिएगा दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए ये आपको दे रखा है, ठीक है, तो निम्न में कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो नंबर 1 में लिखा है यहाँ पे वन नीति, ये भी राइट है। 2 लिखा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आते, ये भी राइट है। औद्योगिक क्रांति, ये भी पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। अगर हम 4 की बात करें तो ये भी शिक्षा नीति, ये भी आपका संबंधित है। उपयुक्त में से सभी, तो 98 का आंसर आपका डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्त, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 99 का था, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? कृत्रिम पूछा जा रहा है, तो कृत्रिम जैसे इंसान के द्वारा बने से यहाँ पर कौन हो सकता है? तो याद रखिए यहाँ पर आपका ए हो जाएगा धान की खेती। धान की खेती, अब धान की खेती कौन? इंसान बनाता है ना, तो ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। बाकी वन इंसान नहीं बनाता, झील इंसान नहीं बनाता और घास का मैदान इंसान नहीं, ये हो गया आपका नेचुरल हो गया। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका सी होगा चिपको आंदोलन से। याद रखिए चिपको आंदोलन। आप लोग के साथ 100 MC को डिस्कस किया और उम्मीद करता हूँ कि एडिटोरिया द्वारा जो सेट है आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, और जो फ्रेंड इस चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। कब? जब बेल आइकन प्रेस रहेगा तब। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।